द रीडर। जर्मनी का बर्लिन शहर। ये साल है 1995। यहाँ कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार रहता है, माइकल, जो एक वकील है। वो किसी के लिए ब्रेकफास्ट लगा रहा है। तभी पीछे से आवाज आती है कि तुमने मुझे ब्रेकफास्ट के लिए उठाया नहीं। माइकल कहता है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, बल्कि ये ब्रेकफास्ट तुम्हारे लिए ही लगा रहा था। माइकल उस लड़की को बताता है कि वो आज अपनी बेटी से मिलने जा रहा है। फिर वो लड़की तैयार होकर वहाँ से चली जाती है। माइकल अपनी खिड़की के बाहर एक ट्रेन को देखता है और अपने पास्ट के बारे में सोचता है। तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद माइकल जब 15 साल का था, वो बस में बैठा हुआ है। उसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। वो बस से उतर जाता है और बारिश में भीगता हुआ अपने घर जाने लगता है। उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसे उल्टियां होने लगती हैं और वहाँ से वो एक घर के बाहर बारिश से बचने के लिए बैठ जाता है। तभी उस घर में रहने वाली एक महिला आती है। उसकी उम्र लगभग 33-34 साल है। वो देखती है कि वहाँ बैठे एक लड़के की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। माइकल बहुत ज्यादा घबरा जाता है और रोने लगता है। फिर वो माइकल का मुंह साफ करती है और उसे गले लगाकर उसकी हिम्मत बांधती है। बारिश रुक जाने के बाद वो उसको उसके घर छोड़ने जाने लगती है। तभी माइकल कहता है कि मेरा घर पास ही है, मैं यहाँ से अपने आप चला जाऊंगा। महिला माइकल से अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और अपने काम पर चली जाती है। असल में वो एक बस कंडक्टर है। अब माइकल घर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसे स्कारलेट फीवर हुआ है, जो कि 2 से 3 महीने तक ऐसे ही रहने वाला था। 3 महीने बीत जाने के बाद माइकल ठीक होकर उस महिला को थैंक यू बोलने के लिए उसके घर फूल लेकर जाता है। वो उसे थैंक यू बोलकर वापस घर जाने लगता है। तभी वो महिला बोलती है, रुक जाओ, मैं भी साथ चलूंगी, मुझे काम पर जाना है। और वो अपने कपड़े बदलने लगती है। उसे कपड़े बदलते हुए माइकल चोरी से देख रहा था। अचानक से वो महिला माइकल को उसको देखते हुए देख लेती है। तभी माइकल घबराकर वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद माइकल उसको देखने के लिए बेचैन होने लगता है। वो किसी भी तरह उसे देखना चाहता है। अब वो हिम्मत करके उसके घर पहुँचता है और दरवाजे से झांकने लगता है। तभी वो महिला अपने काम पर से लौटकर घर आ जाती है। अब माइकल को भागने की जगह ही नहीं मिलती और वो वहाँ माइकल को देख लेती है और उससे बोलती है कि नीचे से कोयले की 2 बाल्टी भरकर लाओ। माइकल तुरंत 2 कोयले की बाल्टी भरकर ले आता है। ऐसा करने से उसके चेहरे पे कोयला लग जाता है, जिसे देखकर वो महिला माइकल से कहती है, तुम ऐसे घर नहीं जा सकते, और वो उसके नहाने का इंतजाम करती है। माइकल के नहाने के बाद वो उसको तौलिया देती है, लेकिन उसने खुद कोई कपड़ा नहीं पहना होता और माइकल की कमर पर किस कर देती है। माइकल घबरा जाता है। तभी वो महिला बोलती है, तुम इसके लिए ही तो यहाँ आए थे। माइकल कुछ कह नहीं पाता और उसको किस करता हुआ उस पल में खो जाता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। माइकल पहली बार इस एहसास को महसूस करता है। इधर माइकल को घर वापस आने में लेट हो जाता है तो घर वाले उससे लेट आने का कारण पूछते हैं। वो बताता है कि वो घर का रास्ता भूल गया था। तभी उसकी छोटी बहन बोलती है कि कोई अपने घर का रास्ता नहीं भूलता, पर माइकल की माँ उसका सपोर्ट करती है और बोलती है माइकल सच बोल रहा है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। फिर माइकल रोज स्कूल जाने की बात कहता है और स्कूल जाने के बाद रोज अपनी क्लास छोड़कर वो सीधा उस महिला के यहाँ जाने लगता है। अब दोनों रोज इंटीमेट होने लगते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें पूरा 1 महीना बीत जाता है। अब आकर माइकल उससे उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम हैना बताती है और फिर माइकल अपना नाम बताता है। हैना उससे पूछती है, तुम क्या पढ़ते हो? तो वो बताता है कि मैं एक लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ और अलग अलग भाषा जानता हूँ, जैसे लैटिन, ग्रीक, जर्मन। तो हैना पूछती है कि तुम जर्मन में क्या पढ़ रहे हो? माइकल बताता है वो एक नाटक पढ़ रहा है जिसका नाम है अमेलिया गलौटी, और वो उस बुक को हैना को पढ़कर भी सुनाता है। अब माइकल रोज हैना को किताब भी पढ़कर सुनाने लगता है। फिर एक शाम माइकल बस से अपने घर जा रहा था। हैना माइकल को देखकर अचानक गुस्सा हो जाती है और अपने घर चली जाती है। माइकल कुछ समझ नहीं पाता और उसके पीछे घर जाता है। उसे गुस्सा होने का कारण पूछता है। पूछने पर वो बताती है कि तुम दूसरे डिब्बे में क्यों चढ़े, तुम मेरे वाले डिब्बे में क्यों नहीं आए? माइकल बताता है कि मैं इस डिब्बे में इसलिए नहीं चढ़ा क्योंकि मुझे डर था कहीं तुम मुझे किस न कर लो। हैना बोलती है कि मैं ऐसा काम सबके सामने नहीं कर सकती और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। माइकल उसका गुस्सा देखकर रोने लगता है और उससे पूछता है कि क्या तुम उसे प्यार नहीं करती? हैना कहती है हाँ वो करती है और बोलती है अब तुम रोज पहले मुझे किताब पढ़कर सुनाओगे और फिर हम वो करेंगे जो तुम चाहते हो। अब माइकल वैसे ही करने लगा। वो किताब के कुछ पन्ने सुनाता और बाद में वो दोनों इंटीमेट होते। माइकल हैना को कभी इमोशनल लव स्टोरी, कभी कॉमेडी, कभी सीरियस और कभी एडल्ट बुक को पढ़कर सुनाया करता। उसको सुनने के बाद हैना उसके साथ इंटीमेट होती। एक दिन माइकल हैना से उसके साथ 2 दिन के साइकिल ट्रिप पर चलने के लिए पूछता है। हैना मान जाती है। अब दोनों
दोनों एक बहुत खूबसूरत ट्रिप के लिए निकलते हैं। दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। फिर एक रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खाने के लिए रुकते हैं। माइकल उसको मेन्यू कार्ड देता है और पूछता है तुम क्या खाओगी। हैना कहती है जो तुम अपने लिए मंगाओगे वही मेरे लिए मंगा लो। माइकल दोनों के लिए बर्गर ऑर्डर कर देता है। उसको खाने के बाद माइकल उसका पेमेंट करता है। रेस्टोरेंट की ओनर पूछती है कि उसकी माँ को खाना कैसा लगा। तब माइकल हैना को जाकर किस करता है, जिससे रेस्टोरेंट के मालिक को अजीब सा लगता है और वो समझ जाती है वो उसकी माँ नहीं है। दोनों वहाँ से निकलकर एक चर्च पहुँचते हैं। वहाँ पर कुछ बच्चियाँ ओपरा गा रही थी। उसको सुनकर हैना इमोशनल हो जाती है और खुश भी होती है। उसके बाद दोनों एक झील पर जाते हैं। वहाँ हैना नहाते हुए उससे पूछती है कि कल तुम कुछ लिख रहे थे। माइकल बताता है मैं तुम्हारे ऊपर एक कविता लिख रहा हूँ और जब ये पूरी होगी तब तुमको सुनाऊंगा। अब कहानी 1995 के साल में वापस आ जाती है, जहाँ माइकल एक बहुत बड़ा वकील है और उसके हाथ में वही डायरी होती है जिसमें उसने हैना के लिए कविता लिखी थी और साथ ही उस डायरी में उसने वो सारी डेट्स भी लिखी हुई थी जब जब माइकल ने हैना को अलग अलग किताब पढ़कर सुनाई थी। वहाँ से माइकल कोर्ट चला जाता है और जैसे ही कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है माइकल फिर से पुरानी बातों को सोचने लगता है और कहानी वापस पास्ट में चली जाती है। माइकल स्कूल में बैठा है और उसके बगल में एक लड़की बैठी है जिसका नाम है सोफी। वो माइकल को पसंद करती है और कई बार उसे इशारे भी देती है, लेकिन माइकल उसको हमेशा इग्नोर करता है और कभी अपने करीब नहीं आने देता। इधर एक सीनियर हैना को बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है, अब वो ऑफिस में काम करेगी, अब उसे टिकट काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन हैना इस बात से खुश नहीं होती। उधर दूसरी तरफ माइकल के जन्मदिन पर उसके दोस्तों ने एक सरप्राइज पार्टी रखी होती है, लेकिन माइकल उनके साथ जाने से मना कर देता है और सीधा हैना के घर चला जाता है। इधर हैना अपने प्रमोशन को लेकर इतनी ज्यादा दुखी है कि उसका मन आज किताब सुनने को नहीं करता। वो माइकल पर चिल्ला उठती है और उसको चांटा मार देती है। माइकल बताता है कि आज उसका जन्मदिन है। कुछ देर रुककर हैना माइकल को अच्छे से रगड़ रगड़ कर नहलाती है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद हैना माइकल को वापस अपने दोस्तों के पास जाने के लिए बोलती है। वो वापस अपने दोस्तों के पास आ जाता है। अचानक से उसको फिर से हैना की याद आती है और वो फिर भागकर हैना के घर पहुंच जाता है और देखता है कि वहाँ हैना नहीं है और ना ही हैना का सामान। वो वहाँ से जा चुकी थी। कमरे को खाली देखकर माइकल बहुत ज्यादा टूट जाता है और वो दुखी मन से कई दिनों के बाद अपने घर वापस आता है। कहानी वापस आज के समय में आती है। माइकल कोर्ट में बैठा हुआ है। तभी एक व्यक्ति उसके पास आकर बताता है कि 8 बज गए हैं और आज आपको अपनी बेटी से मिलने जाना है। माइकल अपनी बेटी जूलिया से एक रेस्टोरेंट में मिलता है। वो हमेशा जूलिया को अपने से दूर रखता है। माइकल जूलिया से बताता है कि मैं कभी तुम्हारे करीब नहीं रहा, बल्कि मैं तो किसी के भी करीब नहीं रहा। उसकी बात सुनकर जूलिया इमोशनल हो जाती है। वो दोनों डिनर करते हैं और माइकल जूलिया को उसके होटल में छोड़ता है। तभी माइकल फिर वापस अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। ये साल है 1966। हैना के चले जाने के 8 साल बाद माइकल लॉ की पढ़ाई पढ़ रहा है। वहाँ उसकी फ्रेंड एमिली जो उसी के साथ क्लास में है, वो उसे पसंद करती है। दोनों एक ही हॉस्टल में रहते हैं। अगले दिन उनका प्रोफेसर उन गिने चुने स्टूडेंट्स को लेकर एक कोर्ट केस के ट्रायल को दिखाने के लिए ले जाता है। वहाँ माइकल जैसे ही झुककर अपने बैग से पेन और पेपर निकालता है तभी उसे हैना का नाम सुनाई देता है। वो एकदम से दंग रह जाता है और उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो धीरे से उसकी तरफ देखता है। वो उसकी हैना ही थी। उसके अंदर भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ता है। उसका प्रोफेसर उससे पूछता है कि तुम ठीक हो? वो बोलता है हाँ वो ठीक है। असल में हैना के ऊपर एक कोर्ट केस चल रहा होता है जिसमें 6 औरतों ने 300 यहूदी औरतों को जिंदा जला दिया था। फिर जज हैना से पूछता है कि जब तुम्हें प्रमोशन मिल गया था तो तुमने एसएस में गार्ड की नौकरी क्यों ज्वाइन की? हैना बताती है कि तब एसएस में भर्तियां निकली हुई थी और मुझे पता चला, मैंने ज्वाइन कर ली। तभी जज उसे एक किताब दिखाता है जो उसी हादसे में जिंदा बची महिला इलियाना ने लिखी थी। तभी कोर्ट इलियाना को बुलाता है। वो आती है और बताती है कि वहाँ उस कैंप में गार्ड्स उन सबसे काम करवाया करते थे और जब वो किसी काम के लायक नहीं रहते तब नए लोगों को लाया जाता और इन पुराने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता। फिर जज इलियाना से पूछता है कि क्या तुम उन गार्ड्स को पहचान सकती हो? वो उन सभी महिलाओं को पहचान लेती है जिसमें हैना भी थी। फिर जज पूछता है कि वो गार्ड्स तुम लोगों को कैसे चुनते थे? तब इलियाना बताती है कि हर एक गार्ड कुछ महिलाओं को चुनते थे, लेकिन हैना के चुनने का तरीका सबसे अलग था। वो उनको चुनती और उन्हें रहने की जगह भी देती और शाम को अपने पास बुलाकर उन सबसे किताब पढ़वाया करती और जो बीमार होते थे ये उनकी बहुत सेवा करती थी। ऐसा लगता था कि उन्हें ठीक करना चाहती है, पर नए लोगों के आ जाने पर वो उन्हें मरने के लिए भेज देती थी। माइकल ये सब सुनकर चौंक जाता है और उसे यूज्ड होने का एहसास होता है क्योंकि हैना उसके साथ ठीक वैसा ही किया करती थी। फिर इलियाना की माँ ने जज को बताया जब वहाँ बमबारी हुई तो वो सब चर्च में बंद थे। फिर वहाँ आग लग गई और जैसे ही उस आग से बचने के लिए सब बाहर भागने लगे तो दरवाजे बंद थे, जिसके कारण वहाँ सब जलकर मर गए। सिर्फ वो माँ और बेटी ही बचे। अब माइकल के दोस्त आज के ट्रायल के बाद अपनी क्लास में आकर आपस में इस केस को लेकर बात कर रहे होते
होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि ये सिंपल एक केस था जिसमें 6 औरतों ने 300 यहूदी औरतों को जिंदा जला दिया और अब इस केस का कोई यूज नहीं है क्योंकि कोर्ट में वो सब सिर्फ एक किताब के चक्कर में तमाशा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ वो एक अकेला कैंप नहीं था, वहाँ हजारों कैंप थे और बमबारी में सभी कैंप तबाह हो गए थे। अगले दिन सुनवाई में जज हैना से पूछता है कि जब वहाँ आग लग गई थी तो तुम लोगों ने दरवाजा क्यों नहीं खोला। हैना कहती है हम तो गार्ड थे और वो सब कैदी, और अगर हम दरवाजा खोल देते तो वहाँ बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच जाती जो कि संभालने में नहीं आती, और वहाँ बम पहले से ही फोड़े जा रहे थे और आग सारे गांव में लगी हुई थी। जज कहता है कि तुम्हारे पास ऑप्शन था, या तो तुम उन्हें मरने देती या तुम दरवाजा खोलकर उन्हें जाने देती, जिससे वो सब जिंदा बच सकते थे। और पूछता है कि ये रिपोर्ट किसने लिखी थी, इसमें लिखा है कि वहाँ कोई आग ही नहीं लगी थी। तभी उसके साथी पहरेदार बताती हैं कि हीना कोई पहरेदार नहीं थी बल्कि हमारी अफसर थी और ये रिपोर्ट हैना ने ही लिखी थी। हैना इस बात से इनकार करती है और कहती है कि मैं सिर्फ एक पहरेदार ही थी। उन लोगों ने ये बात उससे चिढ़कर कही थी क्योंकि हैना की ईमानदारी के चलते वो सब फंस रही थी। तभी जज कहता है कि हैना तुम अपनी हैंड राइटिंग का नमूना दो। हैना इस बात को मना करती है और बोलती है क्या ये इतना जरूरी है। हैना का वकील कहता है कि 20 साल बाद हैंड राइटिंग को मैच करने का क्या मतलब है। इस बहस को सुनकर माइकल को सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं, जहाँ हमेशा वो उसको ही पढ़ने के लिए बोलती थी, कभी खुद कुछ नहीं पढ़ती थी, चाहे किताब हो या रेस्टोरेंट का मेन्यू उसने कभी भी नहीं पढ़ा। तभी माइकल समझ जाता है कि हैना को पढ़ना लिखना नहीं आता। फिर हैना जज से कहती है ये रिपोर्ट मैंने ही लिखी है। इतना सुनते ही माइकल कोर्ट के बाहर निकल जाता है। वापस आकर माइकल प्रोफेसर को बताता है कि वादी अपने बारे में एक बात नहीं बता रहा, जिससे बताने से उसकी सजा कम भी हो सकती है। प्रोफेसर कहता है वो ऐसा क्यों करेगी। माइकल बोलता है कि उसे उस बात को बताने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इसलिए वो नहीं बता रही। अगले दिन माइकल हैना से मिलने के लिए जेल जाता है, लेकिन उससे बिना मिले ही वापस आ जाता है। वहाँ से वापस आकर माइकल अपनी क्लासमेट के पास हॉस्टल में आता है और वो उसके साथ इंटीमेट होता है। अगली सुबह सब कोर्ट पहुँच जाते हैं। केस का आज आखिरी दिन है। आज जज फैसला सुनाएंगे। जज सबको दोषी करार देता है। हैना की सभी सहायक पहरेदारों को 4 साल 3 महीने की सजा सुनाता है और हैना की भूमिका को देखते हुए कोर्ट उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाता है, जिसे सुनने के बाद माइकल अपनी आंखों से आंसुओं को नहीं रोक पाता। साल 1976 माइकल अपने पेरेंट्स के घर जाता है, जहां वो सारी किताबों को देखता है जो उसने कभी हैना को पढ़कर सुनाई थी। वो उन सारी किताबों को लेकर अपने घर आ जाता है। वो कुछ किताबों को ऑडियो कैसेट्स में रिकॉर्ड करके हैना के लिए जेल में भेजता है। साथ ही एक ऑडियो प्लेयर भी भेजता है जिससे वो उन कैसेट्स को सुन सके। इधर हैना जैसे ही कैसेट डालकर टेप ऑन करती है, वो माइकल की आवाज पहचान जाती है और डर कर टेप बंद कर देती है और फिर अपनी कांपती हुई उंगलियों से दोबारा उसे चलाती है। अब माइकल धीरे धीरे सभी किताबों की ऑडियो कैसेट रिकॉर्ड करने लगा और हैना के पास भेजने लगा। फिर एक दिन हैना के सामने द लेडी विद द लिटिल डॉग की ऑडियो आती है। तभी उसको ख्याल आता है कि इस ऑडियो के साथ इसकी किताब क्यों ना पढ़ी जाए। तो अपनी जेल की लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ से वो किताब ले आती है। किताब को खोलकर टेप ऑन करती है। वो पहली बार समझती है कि THE दा कैसे लिखते हैं और वो उस पेज पे लिखे सभी दा को सर्कल कर देती है। ये उसकी जिंदगी का पहला अक्षर था जिसको उसने अपने आप पढ़ा और जाना। 4 साल ऐसे ही बीत जाने के बाद माइकल को एक लेटर मिलता है। उसमें टूटे फूटे अक्षरों में लिखा होता है थैंक यू फॉर कैसेट किड, आई रियली लाइक इट। मतलब कैसेटों के लिए शुक्रिया, ये मुझे बहुत पसंद आई। माइकल के लिए ये शब्द इतने भारी थे कि उनका बोझ वो उठा नहीं पा रहा था। वो लड़ खड़ा जाता है और बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है। इधर हैना अब और कैसेट रिसीव करती है तो इस बार वो उन पर साइन करती है। अब से पहले वो सिर्फ एक लाइन खींच दिया करती थी। हैना माइकल को लेटर लिखकर और रोमांटिक किताबों की ऑडियो भेजने को कहती है। अब धीरे धीरे ऐसा करते हुए 8 साल के अंदर हैना बहुत सारे खत माइकल को लिखती है। माइकल उन सभी खतों को पढ़ता है और एक जगह रख देता है। अब एक दिन 20 सालों में पहली बार जेल से माइकल को फोन आता है। जेलर उसको बताती है कि हैना की सजा खत्म होने वाली है और उसके पास तुम्हारे अलावा और कोई कांटेक्ट नहीं है। उसकी उम्र भी बहुत हो गई है, तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन माइकल हैना की जिम्मेदारी लेने से मना कर देता है। उसके कुछ दिन बाद वो हैना से मिलने जेल आता है। वहाँ हैना उसे देखकर बोलती है कि बच्चे तुम बड़े हो गए हो और पूछती है कि क्या तुमने शादी की। माइकल उसे बताता है हाँ, लेकिन अब उसका तलाक हो गया है और मेरी एक बेटी भी है। फिर माइकल उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर दी है और मेरा एक दोस्त दर्जी है, उसके यहाँ तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी। अब अगले हफ्ते मैं तुम्हें लेने आऊंगा। हैना उससे बातें तो कर रही थी लेकिन उसकी
बातों को सुनकर उसे बड़ा अजनबी सा फील करती है। अब माइकल जाने लगता है। वो हैना को बिना गले लगाए वहाँ से चला जाता है। माइकल की ये बेरुखी हैना को तोड़ देती है और वो समझ जाती है कि उसने ही माइकल की जिंदगी तबाह कर दी। अब माइकल अगले हफ्ते हैना को लेने आता है। वहाँ जेलर उसे बताती है कि उसने टेबल के ऊपर अपनी सारी किताबें रखी और उस पर चढ़कर फांसी लगा ली, लेकिन जाने से पहले हैना ने एक वसीयत छोड़ी है जिसको जेलर पढ़ती है। वो लिखती है कि उसके चाय के डिब्बे में जो पैसे हैं वो माइकल को दे दें और माइकल उन पैसों के साथ मेरे बैंक में पड़े 7,000 रुपए भी उस आग से बची बच्ची इलियाना को दे दे। अब ये इलियाना की मर्जी है कि वह उनका क्या करे और लिखती है माइकल को बोलना कि मैंने उसे हेलो कहा है। ये सब सुनकर माइकल बहुत रोता है। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी पिछली मुलाकात उसकी आखिरी मुलाकात होगी। अब माइकल चाय का डिब्बा लेकर इलियाना के पास अमेरिका जाता है। वहाँ वो देखता है कि इलियाना का घर बहुत आलीशान बना हुआ है। उसने सिर्फ उस किताब को लिखकर बहुत कुछ हासिल कर लिया था। माइकल इलियाना को यह भी बताता है कि जेल जाने से पहले हैना पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। वह पढ़ना लिखना सीखी है इन 20 सालों में, और वो भी उन ऑडियो से जिसको मैंने भेजा था। इतना सुनते ही इलियाना सक पका जाती है। वो अपनी गलती को समझ जाती है। वो जान जाती है कि इसमें हैना का कोई दोष नहीं था, लेकिन वो ऐसा दिखाती है कि जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। माइकल चाय का डिब्बा और पैसे इलियाना को दे देता है। इलियाना चाय का डिब्बा रख लेती है लेकिन पैसे वापस कर देती है। माइकल उन पैसों को उठाकर वहाँ से चला जाता है और हैना के नाम से ही उन शिविरों में डोनेट कर देता है जहाँ सभी रिफ्यूजियों को पढ़ाया लिखाया जाता है। साल 1995। माइकल अपनी बेटी से कहता है कि आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, और वो उसको लेकर हैना की कब्र पर जाता है। फिर वो उसको अपनी और हैना की वो कहानी सुनाता है जिसको छुपाने के लिए वो अपनी बेटी से दूर रहता था, और कहानी वहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।